बिना नाम के ही सिद्ध होते हैं। मुझे याद आ सकता है आगे पीछे, लेकिन अभी नहीं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने एक आदर्श विद्यार्थी में क्या गुण देखते हैं? देखो, अपने काम के प्रति समर्पण ये सबसे बड़ा आदर्श गुण है। सबसे प्रशंसा करता रहा हूँ, उसमें हमारे एक शांति पाठक हैं, बहुत अच्छा रहा हूँ। योग्य है। और मैं वो उनका आत्मख्याति वो पढ़ाते हैं और मैं सुनता हूँ। क्या बात है। तो मैं वैसे ही नहीं कर रहा हूँ कि वो बराबर पंक्ति पंक्ति से और कितनी गहराई से आत्मख्याति हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। डायरेक्ट संस्कृत से पढ़ाते हैं। डायरेक्ट संस्कृत से तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन वो और भी देखते होंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं उनको एक अच्छा आदर्श अध्यापक। क्या बात है। उसी को दिया होगा आपने स्लीपर। याद आ गया आपको सभी। एक प्रश्न और है हमारे एक विद्वान का। भैया बहुत सारे विद्वान हैं यहाँ। नहीं, थोड़ा हमने कंट्रोल ही किया है। हमारे स्थानीय विद्वान हैं, मैं उनको इससे वंचित नहीं रखना चाहता। आदरणीय हमारे प्रिय नंद किशोर चाचा जी। फिर रिश्तेदारी। दादाजी को सादर प्रणाम करते हुए मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं। दादाजी, अभी जितना भी कार्य यहाँ आदरणीय राकेश जी साहब ने बताया, ये तो पुद्गल का कार्य है, लेकिन सच में आपके जीवन का मुख्य ध्येय क्या है, वो ध्येय हमें बताए, ताकि हम भी इस कार्य में हैं, लेकिन इस पौद्गलिक और पुण्य के उदय में सब हम उभर रहे हैं, उछल रहे हैं, लेकिन आत्मिक शक्ति हमारी कैसी प्रकट हो और हमारा एक में ध्येय क्या हो, ये आप अगर बताएंगे तो हमारा यथार्थ कल्याण होगा। वाह, जय जय। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। बहुत ही मार्मिक प्रश्न है और इन सबके सामने आपने पूछा ही है, तो वो बताना भी जरूरी हो गया है। वैसे मैं इसका कोई बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। इस सबको हम उछल कूद ही समझ रहे हैं, और यदि यही है तो वास्तव में उसमें इतना महान काम नहीं हो सकता। ये तो आत्मा के हित के कल्याण भावना से ही ये काम किए जाते हैं, तो ही हो सकते हैं। ये कहने में फिर अतिशयोक्ति और फिर दुनिया भर की बातें शुरू होंगी और कई रास्ते गलत रास्ते भी चल कर सकते हैं, इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको नमूना बताता हूँ कि मेरी तीसरी पीढ़ी तब इसके काबिल हुई थी कि वो महाविद्यालय में पढ़े। मेरी जो दूसरी पीढ़ी है और पहली पीढ़ी समझ लीजिए करके, वो तो विद्यालय ही नहीं था, इसलिए कुछ करने का सवाल नहीं था। उन्होंने मेरे 8 पोते पोतियां हैं, 4 लड़कियां होते और लड़कों ने मिला गिनने में थोड़ा सा फर्क नहीं गड़बड़ हो जाता। परमात्मा के 2 बता देते जबकि उनका एक ही है, मतलब भूल जाते हैं कभी कभी। कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने 5 बच्चे अभी तक ऐसे हुए हैं कि जो शास्त्री में पढ़ने लायक थे, 5 को शास्त्री बनाया, और 3 आदमी इसके काबिल हुए नहीं कि वे शास्त्री में पढ़ने में आए। तो मैंने हर बच्चे को पूरी ताकत से, अपने बच्चे को, पोते को, बहू को, जो मेरी बहुएं आई तो उन्हें पढ़ाया, सबको पढ़ाता हूँ। मतलब पहले ये धर्म पढ़ो, ये वस्तु स्वरूप पढ़ो, और मैं निरंतर अपने घर में उनको इस बात के लिए प्रेरणा दिया करता हूँ, समझाया करता हूँ कि असली धर्म कीजिए। मैं तो मानता ही हूँ, अभी फिर वो अनुभव है कि नहीं है, अभी इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि मुझे जो मैं चाहता हूँ वो अनुपलब्ध है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सब कुछ अपने पोता पोतियों को ही क्यों बांट रहे हो? हम लोग क्या इतने गए भी थे? क्या बात, क्या बात। डॉक्टर साहब, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गुरुदेव श्री के आप संपर्क में
मतलब गुरुदेव श्री तो 1980 में ही हमारे से विदा हो गए ना, तो आप उनके संपर्क में लगभग 20-25 साल उनके संपर्क में रहे और गुरुदेव श्री को आप बहुत ऊंचा मान और सम्मान देते थे, ये तो हम सबको विदित है। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न ये है कि गुरुदेव श्री आपको किस नजर से देखते थे? जो भी गुरुदेव श्री का जितना वात्सल्य भाव मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उसमें कोई कमी महसूस नहीं करता हूँ। अभी मानता हूँ कि मैं उन भाग्यशालियों में हूँ, तो उनके जो भी कृपा पात्र लोग हैं उनमें मेरा एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्या बात है, क्या बात है। पंच कल्याणक, जयपुर पंच कल्याणक के समय एक छोटी सी किताब भी आई थी जिसमें गुरुदेव श्री ने डॉक्टर साहब के संबंध में जो उद्गार व्यक्त किए थे उसके संबंध में एक किताब भी आई थी, गुरुदेव श्री की नजरों में, ऐसा कुछ उस किताब का नाम था। डॉक्टर साहब, जब मैं आपके साथ में वहां जयपुर में पढ़ता था तो मेरे को आपका भी बहुत आशीर्वाद और बड़ा प्रेम, रात के 12-12 बजे तक के हम डॉक्टर साहब के साथ में स्मारक के चक्कर लगाते रहते थे और बहुत इनका मुझे बहुत वरदान प्राप्त था। मेरे को लगता है कि अब कुछ कम हो गया है, बात जो है सो ठीक है। दूर हो गए तो आप मेरे को अपने पास बुला लो ना। डॉक्टर साहब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब का जब एक तत्ववेत्ता नाम का अभिनंदन ग्रंथ तैयार हो रहा था तो मैं लगभग 1 माह तक जयपुर में स्मारक में रहा था। उस समय मैंने डॉक्टर साहब से लगभग 3 घंटे तक और 60-70 प्रश्न पहले से तैयार किए थे और लगभग 3 घंटे तक हमने आपके साथ में चर्चा करी थी। और कुछ अब वो तो याद नहीं है मुझे, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे चर्चा करके हमको बहुत बहुत आनंद हुआ और आप सभी को भी जरूर आनंद हुआ होगा, ऐसा हम मानते हैं। और अब हम दूसरे विद्वानों को मौका देना चाहते हैं। एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ इस मौके पर कि जो किताब लिखी है छोटी सी, हाँ जी, वो पवन जी अलीगढ़ वो किताब मतलब जयपुर से उस समय तो निकली थी, लेकिन वो जयपुर का प्रकाशन नहीं था। वो जो है हमारे पवन जी जो मंगलायतन से हैं, उन्होंने वो एक संदेश दिया था, उन्होंने किसी से तैयार करवाई थी और वो प्रकाशित हुई थी। उसमें जो आद्य वक्तव्य भी लिखा गया था वो पवन जी के नाम से लिखा गया था। आइए डॉक्टर साहब, अब ये सीट। अब मैं ये अच्छा हुआ डॉक्टर साहब के साथ में चर्चा हो गई। अब हम बाकी विद्वानों से जब चर्चा करेंगे तो उनको भी बुरा नहीं लगेगा। ऐसा यदि हम पहले आपसे कर लेते तो शायद बुरा लग जाता। अब मैं हमारे दूसरे जो हमारे चर्चा करने के लिए हमने विचार किया है, बाल ब्रह्मचारी सुमित प्रकाश जी से, उनको मैं आमंत्रित करूंगा, यहीं से बात कर लेंगे। हाँ भैया, जरा माइक दे देना। भाई साहब, आपको बुरा नहीं लगे, लेकिन आपके प्रवचनों की जान आपके दृष्टांतों की शैली है। आपके जो प्रवचनों में विशेष दृष्टांत आते हैं, लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि इसमें सारे दृष्टांत घरेलू किस्म के होते हैं। सास बहू के दृष्टांतों से आप बात करते हो, ये भी कोई बात हुई? ये प्रश्न तो बड़ा गर्म है। क्या बात है। क्योंकि ब्रह्मचारी हो और 30-40-35 सालों से महिलाओं के संपर्क में न रहा हो, फिर वो ऐसे बहुओं के, बेटियों के और सास बहू के दृष्टांत आते तो आश्चर्य तो होता है। लेकिन स्वामी जी एक बात कहते थे, हूँ नाच्यो नहीं पर नाचनार ने जोयो छे। क्या बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि दृष्टांत तो वैसे युवाओं के भी आते हैं और सभी तरह के आते हैं, लेकिन माताएं, बहनें, सास बहू की प्रॉब्लम्स ऐसी है कि यदि वे सुधर जाएं तो पूरा हिंदुस्तान
के बीच में यदि तात्विक आध्यात्मिक एप्लीकेशन, मेरी सोच ये होती है मेरे प्रवचनों में कि अध्यात्म के सूत्र अकेले न सिखा के उनके एप्लीकेशन सिखाई है। इसलिए मेरे प्रवचन में जो एप्लीकेशन आता है तो सब तरह की आती है, सभी तरह की बातें आती हैं युवाओं से लेकर के उन तक के लिए। तो इसीलिए महिलाओं के दृष्टांत प्राय आते हैं क्योंकि उनके ही आंचल में, उनके माहौल में रह करके बच्चा सब कुछ सीखता है। पिताजी तो फिर भी बाहर रहते, लेकिन सास बहू के बीच में उठना बैठना देखना बोलना उपेक्षा आदर तिरस्कार जो कुछ भी देखता है बच्चा वो सीख जाता है। इसीलिए लगभग ऐसे दृष्टांत आ जाता है। मैंने एक तरफ तो सास बहू की बात है, एक तरफ तो सब ये बाल बच्चों वाली बात है, और दूसरी तरफ जो है एक इम्बैलेंस लगता है, विरोधाभास लगता है। आप ब्रह्मचर्य धारण करने पर जोर देते हो। ब्रह्मचर्य तो सभी के जीवन का लक्ष्य ही है। परम ब्रह्मचर्य सिद्ध दशा और ब्रह्मचर्य का ही लक्ष्य है। वास्तव में संसार के दुखों से उन्मुक्त जो भी होना चाहे उन्हें ब्रह्म स्वभाव की आराधना करनी चाहिए। एक भाई साहब आपने एक लेख लिखा था, मेरी दृष्टि में कैसा कुछ नाम था ना, वो अपनी संस्कार सुधा पुस्तक में छपा है, एक युवक की आत्मकथा। मतलब आपने शादी तो नहीं करी, आपने विवाह तो नहीं किया, लेकिन उसमें एक युवक की जो आत्मकथा लिखी है उसमें सारी चर्चा, मैं शादी करूंगा तो कैसा करूंगा, ये ऐसी कुछ चर्चा है। ये मतलब कैसा? असल में बचपन से ही कॉलेज, पहले तो पाठशाला पढ़ी, फिर कॉलेज में भी पढ़ा और फिर कॉलेज से निकलते ही कॉलेज में पढ़ा है। तो मेरे पास जो चाइल्ड और यंग जनरेशन है उसकी सारी साइकोलॉजी मुझे मालूम है। और अभी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज और जहाँ जहाँ भी जाना होता है वहाँ बच्चों से लेकर के युवाओं तक मेरे से जुड़ते हैं। तो इसीलिए उनकी वो सारी बातें मालूम पड़ती है कि वो कैसी बातें कर रहे हैं, सगाई शादी में क्या सोचते हैं, आदि आदि सारी बात। तो उसी पर उनको जन्मवाणी की आगम की मर्यादा में क्या सोचना चाहिए, एक आदर्श युवक की विचारधारा शादी करने के मामले में क्या होनी चाहिए, वो इसलिए उस लेख को इस तरह से लिख कर मैंने भेजा। मैं आप सभी युवा साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप उस संस्कार सुधा पुस्तक में जो हमने वो लेख छापा है भाई साहब का, वो अवश्य पढ़ें और उसके बाद ही शादी करना कि नहीं करना इसका निर्णय करें। बिना उसके निर्णय करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। भाई साहब आपने भी ब्रह्मचर्य लिया है, तो आपको ये ब्रह्मचर्य लेने का भाव कैसे आया? रविंद्र जी ने जबरदस्ती दिला दिया? सही बात तो ये है कि जबरदस्ती तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन विदिशा में डॉक्टर साहब के बड़े भाई बड़े दादा काफी समय रहे, आप अशोकनगर पास में ही थे। विदिशा में मैं जन्मा हूँ, वहाँ पंडित ज्ञानचंद जी, शिखर चंद जी, बहुत सारे विद्वान, जवाहरलाल जी साहब, बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान। मैंने इन सब के रहने से मुझे एक फायदा ये हुआ कि विदिशा दूसरा सोनगढ़ कहलाने लगा। और दूसरा सोनगढ़ कहलाने का मतलब था कि वहाँ चारों टाइम स्वाध्याय गोष्ठियां होती थी। ज्ञानचंद जी साहब के घर पर झाई कॉल में सुबह सुबह कक्षा लगती थी 5 से 6। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा सारा इतना सुंदर माहौल था। और आप सबको जानकर बड़ा आनंद होगा कि 18 दिन वाला जो शिविर है, 20 दिन वाला शिविर, ये दूसरे नंबर का शिविर दीदी से ही लगा। तो इस तरह से माहौल इतना सुंदर मिला मुझे जन्म से, क्योंकि जब शिविर लगा उस समय तो मेरी आयु बहुत छोटी थी, मैंने जन्म ही हुआ समझो। तो उस समय से मुझे बचपन का माहौल बहुत अच्छा मिला और उस पाठशाला मिली, सब पढ़ने को मिला, सुनने को मिला। विद्वानों के समागम में कहें तो हिंदुस्तान का कोई भी ऐसे विद्वान नहीं थे, चाहे वो बाबू भाई जी हों, खेम जी भाई हों, चाहे अपने कन्नू भाई दाहोद हों, धन्ना लाल जी साहब हों, पंडित राजमल जी भोपाल हों। इन सब विद्वानों के निमित्त से ऐसी भूमि बनी वहां जो होता है, उसी तत्व ज्ञान का फल है कि ऑटोमेटिक ही ये निर्णय हुआ कि हमें आत्मकल्याण करना चाहिए। और फिर आपके माता पिता ने आपको वैसे ही परमिशन दे दी, आओ भैया बहुत अच्छा करो, तुमने ब्रह्मचर्य को विचार करो। मेरे को ये सौभाग्य समझो, मेरी माता जी ने कभी भी इस मामले में मेरे को हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने तो यही कभी वाह, 5 भाई धन्य है वो माता। 5 भाई बहन तो उन्होंने सारे भी यदि चले जाओ, क्या मैं बात। कभी नहीं कहूँ कोई शादी करो, उन्होंने ऐसे ही कहा। पिताजी को भाव जरूर लगता था, शादी की बात चलती थी। तो एक पत्र मैंने उनको जरूर लिखा था, जिस पत्र मैंने यही कहा था, यदि आप मुझे गृहस्थ जीवन में सुखी सिद्ध कर दो तो मैं शादी कर लूंगा।
मैंने उसे सारे दृष्टांत दिए थे, अपने सारे जितों को मैं परिचित था। तो फिर उन्होंने कोई बात नहीं कही। इसके बाद फिर मेरा जीवन चलता चला गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई साहब, आपने गुरुदेव श्री पर कोई 20-25 व्याख्यान किए थे और मुंबई में शायद बोरीवली में वो व्याख्यान हुए थे। इतना विस्तार से आपने गुरुदेव श्री के जीवन को प्रस्तुत किया है, मैंने इतनी सारी सामग्री आपके पास में आई कैसे, इकट्ठी कहां से करी आपने? ये बात बराबर है। लगभग 30 घंटे के लेक्चर हैं वो, और 27 प्रवचन 30 घंटे के करीब। और उसका प्रसंग ऐसा हुआ, एक बार हम सागर में थे, मकरोनिया में श्री चक्रमंडल विधान था। अभय जी भाई साहब भी वहाँ थे, हम लोग सब थे। गुरुदेव श्री का स्मृति दिवस आया सातम के दिन। तो मैंने आपसे कहा कि वो कल सातम का दिन है, स्मृति दिवस है गुरुदेव का। तो फिर हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया सारे विद्वानों के बीच बैठकर। दूसरे दिन दोपहर में 2-2.5 घंटे बहुत सुंदर गोष्ठी गुरुदेव श्री के संदर्भ में हुई। तब मुझे एक प्रेरणा मिली कि सारे विद्वानों ने, किसी ने कहा सोपर प्रकाशक, किसी ने कहा क्रमबद्ध पर्याय, किसी ने कहा एक दर दूसरे को कुछ नहीं करता, मैंने क्रमबद्ध, इस तरह से सारे ऋषियों को तो सब बोले। उस दिन पूरी भरी सभा में गुरुदेव के जीवन चरित्र पर कोई नहीं बोला। तो मुझे ऐसा एक विकल्प आया कि आज जब सारे विद्वान मौजूद हैं और जितनी ऑडियंस हमारे सामने आई है, इन्हें आज गुरुदेव के जीवन के बारे में कुछ पता ही नहीं लगा। तब फिर मैंने उसी दिन से संकल्पित हुआ मैं, और खनिया थाना में जाकर के मैंने 2 घंटे का व्याख्यान गुरुदेव की जन्म जयंती पर किया। 2 दिन वहाँ कार्यक्रम चला था, 2 घंटे बोला मैं। फिर उसकी कैसेट ऑडियो निकल करके फिर सब जगह गई, सोनगढ़ वगैरह। तो उसमें जो गलतियां थी फिर उन्होंने हमें बताई। धीरे धीरे करके वो फेमस होती चली गई ये बातें। तो हमें बुजुर्ग विद्वानों से लेकर के, सोनगढ़ में रहने वाले लोगों से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में प्रवचन करने जाना होता ही था। तो सबसे मिलने के कारण आज मुझे बड़ी खुशी है, कम से कम मेरे पास 150 से अधिक विद्वानों का पूरा जीवन परिचय। क्या बात, पूरा 150 विद्वानों का जीवन परिचय, जिन्होंने गुरुदेव को उस समय उठाया, संरक्षण किया, जो कुछ किया, उनका पूरा जीवन परिचय मेरे पास मौजूद है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इनका हम सम्मान करें, और कर रहे। पिछली बार हमने कोशिश भी की थी कि 125 विद्वानों को 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सम्मानित करें, और मैं उसमें 75 विद्वानों तक को तो सम्मानित